नमस्कार। बैंकिंग के कानूनी दाव पेज पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम CA-IIB परीक्षा के लिहाज से कुछ बहुत ही ज़रूरी कानूनों और नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो नियम जो तय करते हैं कि बैंक कैसे काम करते हैं, ग्राहकों के क्या अधिकार हैं और सबसे ज़रूरी, अगर लोन वापस ना आए तो क्या होता है। तो हमारा मकसद है कि ये जो थोड़े मुश्किल लगने वाले कानून हैं, जैसे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, MSME एक्ट, सारफेसी, IBC और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनके मेन पॉइंट्स को आसान भाषा में समझें। बिल्कुल काम की बात है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून सिर्फ बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही नहीं है। इनका सीधा असर पड़ता है ग्राहकों पर, छोटे व्यापारियों पर और हाँ, पूरी अर्थव्यवस्था पर भी। तो हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और देखें कि असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं ग्राहक शिकायतों से, है ना। RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ये सुना है इसके बारे में। पहले 3 अलग अलग ओम्बड्समैन होते थे, अब एक ही है। ये बदलाव क्यों किया गया, क्या जरूरत थी? हाँ, ये बहुत अहम बदलाव था। इसका सीधा मकसद था प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, ग्राहकों के लिए आसान बनाना। पहले कैसा था कि बैंकिंग के लिए अलग, NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अलग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग शिकायत करनी पड़ती थी। अब RBI के दायरे में आने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ आप एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं। इसे आप एक देश एक लोकपाल जैसा समझ सकती हैं, ताकि ग्राहकों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और उनकी शिकायत का समाधान जल्दी हो। अच्छा, तो ग्राहक के लिए काफी सुविधा हो गई। लेकिन ये बताइए, शिकायत कौन कर सकता है और कब कर सकता है? कोई शर्तें हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल शर्तें हैं। देखिए, कोई भी ग्राहक जिसे लगता है कि उसे सेवा में कोई कमी मिली है, वो शिकायत कर सकता है। पर एक जरूरी बात, पहले उसे संबंधित बैंक या संस्था को, जिससे शिकायत है, उसे लिखित में शिकायत देनी होगी। अगर वहां से 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता या जो जवाब मिला है उससे ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। अच्छा, 30 दिन इंतजार करना होगा। हाँ, और शिकायत करने की भी एक समय सीमा है। जवाब मिलने के 1 साल के अंदर, या अगर जवाब मिला ही नहीं तो जो ओरिजिनल शिकायत बैंकों की थी उसकी तारीख से 1 साल 30 दिन के अंदर। कुछ मामले हैं जो इसके दायरे में नहीं आते, जैसे बैंक के जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या कमर्शियल निर्णय, वो सब। शिकायत करना अब काफी आसान हो गया है। RBI का एक पोर्टल है cms.rbi.org.in, उस पर ऑनलाइन कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, या फिर फिजिकल फॉर्म भर के चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, CRPC, वहां भेज सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए ओम्बड्समैन ने ग्राहक की बात सही मानी, उनके पक्ष में फैसला दिया, तो क्या होता है फिर? बैंक को क्या करना पड़ता है? देखिए, ओम्बड्समैन की पहली कोशिश तो यही होती है कि बैंक और ग्राहक के बीच आपस में बात करके सहमति से मामला सुलझा जाए, मेडिएशन जिसे कहते हैं। अगर वो मुमकिन नहीं हो पाता तो ओम्बड्समैन एक अवार्ड पास कर सकता है। ये एक तरह का फैसला ही होता है। इसमें बैंक को कोई खास काम करने का निर्देश दिया जा सकता है, या फिर ग्राहक को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने के लिए कहा जा सकता है। अगर मानसिक परेशानी या कोई हैरासमेंट हुआ है तो उसके लिए मुआवजे की सीमा 1 लाख रुपए तक है, और दूसरे नुकसानों के लिए 20 लाख रुपए तक। हाँ, लेकिन अगर कोई वास्तविक वित्तीय नुकसान हुआ है, डायरेक्ट लॉस, तो उसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। अच्छा, ये तो हुई RBI की स्कीम। लेकिन ग्राहक सुरक्षा की बात आती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का भी जिक्र आता है। बैंकिंग सेवाएं भी इसमें आती हैं। ये कैसे मदद करता है ग्राहकों की? हाँ, बिल्कुल। ये कानून भी बैंकिंग ग्राहकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सर्विसेज भी सेवा की परिभाषा में आती हैं और बैंक ग्राहक उपभोक्ता होते हैं। ये कानून खास तौर पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार व्यवहार, और एक और महत्वपूर्ण चीज है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुचित अनुबंध, इनसे बचाता है। जैसे अगर बैंक कोई छिपी हुई शर्त लगा दे या कोई ऐसी जानकारी दे जो भ्रामक हो, तो ग्राहक इस कानून के तहत भी शिकायत दर्ज करा सकता है। और इसमें शिकायत का सिस्टम कैसा है? मैंने सुना है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन होते हैं। हाँ, आपने सही सुना है। इसमें 3 लेवल की मशीनरी है: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं वो बदल गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ तक के मामले जाते हैं, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक, और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ऊपर के मामले।
ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये लिमिट्स हाल ही में बदली है, पहले कम थी। हो सकता है पुराने मटेरियल में 50 लाख 2 करोड़ वाली सीमाएं दिखें, पर अब ये 1 करोड़ 10 करोड़ वाली हैं। ये कमीशंस मुआवजा दिलवा सकते हैं या जो सेवा में कमी है उसे दूर करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें भी अब मध्यस्थता यानी मीडिएशन का प्रावधान है। ठीक है। विवाद सुलझाने का एक और तरीका है लोक अदालत। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत ये काम करती हैं। बैंकिंग में इनका क्या रोल है? देखिए, लोक अदालतें बेसिकली समझौते के जरिए विवाद निपटाने का एक मंच है। बैंक अक्सर जो छोटे लोन होते हैं उनकी वसूली के मामले, खासकर जहां अमाउंट 20 लाख रुपए तक का हो, वो लोक अदालतों में ले जाते हैं। यहाँ दोनों पार्टियां बैठती हैं, आपसी सहमति से कोई हल निकालने की कोशिश होती है, और जो फैसला यहाँ होता है वो सिविल कोर्ट की डिग्री जैसा ही माना जाता है और उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं होती। ये सस्ता भी है और तेज भी। समझ गया। चलिए अब जरा MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ चलते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके लिए MSMED एक्ट 2006 बनाया गया था। क्यों लाया गया था ये कानून? हाँ, MSMEs बहुत जरूरी हैं। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था MSMEs को बढ़ावा देना, उनके डेवलपमेंट में मदद करना और उन्हें मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना। ये कानून MSMEs को 2 कैटेगरी में बांटता है, एक मैन्युफैक्चरिंग वाले और दूसरे सर्विस सेक्टर वाले, और फिर उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर उन्हें माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में क्लासिफाई किया जाता है। इसकी एक पूरी टेबल है, वो बदलती भी रहती है समय समय पर। इस एक्ट में MSMEs की एक बहुत बड़ी परेशानी होती है पेमेंट में देरी। मतलब उन्होंने माल सप्लाई कर दिया या सर्विस दे दी, पर पैसा टाइम पर नहीं मिलता। इसको कैसे एड्रेस किया गया है? हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है MSMEs के लिए। एक्ट का सेक्शन 15 इस बारे में है। वो साफ कहता है कि जो खरीदार है उसे MSME सप्लायर को पेमेंट जो भी तय तारीख है उस पे कर देनी चाहिए, या अगर कोई तारीख तय नहीं है तो माल या सर्विस मिलने के 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, और अगर इसमें देरी होती है तो सेक्शन 16 लागू होता है। वो कहता है कि खरीदार को ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज कितना? RBI की जो बैंक रेट नोटिफाई होती है उसका 3 गुना, और वो भी मंथली कंपाउंडिंग के साथ। ये काफी सख्त है ताकि पेमेंट अटके नहीं। 3 गुना ब्याज, ये तो काफी सख्त है। और अगर फिर भी पेमेंट ना मिले तो MSME क्या कर सकता है? कहाँ जाए? कार्य माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल यानी MSFC बनाती हैं। अगर 45 दिन में पेमेंट नहीं मिलती तो MSME यूनिट इस काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकती है। काउंसिल पहले कोशिश करती है कि सुलह हो जाए। अगर नहीं होती तो वो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता करके फैसला सुनाती है। कोशिश रहती है कि 90 दिन के अंदर फैसला आ जाए। और एक खास बात, अगर खरीदार को काउंसिल के फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो उसे पहले जो अवार्ड अमाउंट है उसका 75% जमा करना पड़ता है। अच्छा, 75% पहले जमा करना होगा अपील के लिए। ये तो MSMEs के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो ये तो हुई MSMEs की बात। लेकिन अगर लोन बड़े हों, खासकर बैंकों के, और वो वापस ना आए, मतलब NPA बन जाएं, तो बैंकों के पास क्या रास्ते हैं? यहीं पर शायद सारफेसी एक्ट 2002 आता है। ये बहुत पावरफुल माना जाता है। सरफासी एक्ट यानी Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act। इसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये ताकत मिले कि वो कोर्ट के चक्कर लगाए बिना सीधे एक्शन ले सकें। मतलब अगर किसी ने लोन लिया है और सिक्योरिटी दी है और वो लोन नहीं चुका रहा, तो बैंक उस सिक्योरिटी पर कब्जा करके उसे बेच सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। पहले बैंकों को इसके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता था, जहां सालों लग जाते थे। सरफासी ने ये प्रक्रिया तेज कर दी। ये कानून एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन को भी रेगुलेट करता है। अच्छा, तो ये कब लागू होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? मैंने सुना इसमें कोई 60 दिन का नोटिस देना होता है। हाँ, ये तब लागू होता है जब बकाया लोन की रकम 1 लाख से ज्यादा हो और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का 20% या उससे ज्यादा हो। एक और बात, ये एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती की जमीन पर लागू नहीं होता है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब लोन अकाउंट NPA बन जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक, जिसे हम सिक्योर्ड क्रेडिटर कहते हैं,
वो एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत उधार लेने वाले को यानी बोरोअर को एक नोटिस भेजता है। इस नोटिस में कहा जाता है कि आप 60 दिन के अंदर अपना पूरा बकाया चुका दें। और अगर 60 दिन में नहीं चुकाया तो? हाँ, अगर उधार लेने वाला 60 दिन में पैसा नहीं चुकाता तो फिर बैंक सेक्शन 13(4) के तहत एक्शन ले सकता है, जैसे जो सिक्योरिटी दी गई है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना या उसे बेचना या लीज पर देना या फिर उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेना। और ये सब करने के लिए बैंक को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। लेकिन मान लीजिए बैंक ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया या नोटिस में कोई गड़बड़ी थी, तो क्या बोरोअर के पास कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ते हैं, बिल्कुल है। जब बोरोअर को सेक्शन 13(2) का नोटिस मिलता है तो वो अपनी आपत्तियां, अपने ऑब्जेक्शंस बैंक को बता सकता है। बैंक को उन ऑब्जेक्शंस का जवाब 15 दिन के अंदर देना होता है। और अगर बैंक सेक्शन 13(4) के तहत कब्जे जैसा कोई एक्शन लेता है तो बोरोअर उस एक्शन के खिलाफ 45 दिनों के अंदर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT में अपील कर सकता है। अच्छा, DRT में जा सकता है। मैंने सुना था कि पहले DRT में अपील के लिए भी कुछ 75% अमाउंट जमा करना पड़ता था। हाँ, पहले ऐसी एक शर्त थी, सेक्शन 17 में अपील के वक्त कुछ जमा करने के बाद थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस मार्डिया केमिकल्स में इसे असंवैधानिक करार दिया और इसे हटा दिया गया। तो अब DRT में अपील करने के लिए कोई प्री डिपॉजिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर DRT के फैसले से भी कोई सहमत नहीं है और उसके खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी DRAT में अपील करनी है तो वहां अभी भी डिपॉजिट की शर्त है। वहां बकाया रकम का 50% जमा करना होता है, जिसे DRAT खास परिस्थितियों में घटाकर 25% तक कर सकता है। समझ गया। इस कानून में 2 और चीज़ों का जिक्र आता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC और सेंट्रल रजिस्ट्री SERSAI। ये क्या है और इनका क्या रोल है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो खास कंपनियां होती हैं जो बैंकों से उनके फंसे हुए कर्जे मतलब NPAs खरीद लेती हैं। फिर ये ARC उन NPAs को वसूलने या उनको ठीक करने, रिस्ट्रक्चर करने का काम करती हैं। इससे बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी साफ हो जाती है। और SERSAI यानी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्री है। जब भी कोई बैंक या FI किसी प्रॉपर्टी पर लोन देता है और उस पर अपना चार्ज, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो उसे SERSAI में रजिस्टर कराना होता है। इसका मेन मकसद है फ्रॉड रोकना, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि एक ही प्रॉपर्टी पर अलग-अलग बैंकों से लोन ले लिया जाए। अब तो सारफेसी के तहत एक्शन लेने के लिए भी SERSAI में रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है। अच्छा, ये सरसाई वाला पॉइंट जरूरी है। अब सारफेसी से पहले भी तो बैंक लोन रिकवर करते थे, तब DRT एक्ट था जिसे अब RDV एक्ट 1993 कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? हाँ, 1993 में ये एक्ट लाया गया था, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, RDDBFI एक्ट। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि उस वक्त बैंकों के रिकवरी के मामले नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाते थे और वहां फैसले आने में सालों लग जाते थे, बहुत बैकलॉग था। तो इस कानून के जरिए खास ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स DRTs, और उनके ऊपर डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स DRATS, ताकि बैंकों और FIs के लोन रिकवरी के मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। 2019 में इसका नाम बदला गया और इसमें इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के प्रावधान भी जोड़े गए। इसलिए अब ये रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट RDB एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो DRT कैसे काम करता है और कितने अमाउंट के केस यहाँ जाते हैं? यहाँ पर वो मामले आते हैं जहाँ बैंक या FI को 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कर्ज वसूलना होता है। बैंक DRT में एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसे ओरिजिनल एप्लीकेशन यानी OA कहते हैं। इसके साथ जरूरी फीस और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर DRT सामने वाली पार्टी यानी बोरोवर या गारंटर को नोटिस भेजता है। उन्हें 30 दिन का समय मिलता है अपना जवाब दाखिल करने के लिए, जिसे रिटन स्टेटमेंट यानी WS कहते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। कानून कहता है कि DRT को कोशिश करनी चाहिए कि 180 दिन के अंदर मामले का निपटारा हो जाए। अगर DRT बैंक के पक्ष में फैसला देता है तो वो एक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है। इस सर्टिफिकेट को फिर DRT का रिकवरी ऑफिसर लागू करवाता है।
वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, बेच सकता है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकता है। और डीआरटी के फैसले के खिलाफ अपील? हाँ, डीआरटी के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर डीएआरटी में अपील की जा सकती है। लेकिन यहाँ भी वही शर्त है, अपील करने वाले को यानी आमतौर पे बोरोवर को जो भी अमाउंट डीआरटी ने ऑर्डर किया है उसका 50% पहले जमा करना होता है। अच्छा, तो ये डीआरटी जीआरटी वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है? लेकिन फिर 2016 में आईबीसी आया, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। ये सारफेसी और आरडीबी एक्ट से कैसे अलग है? इसका फोकस क्या है? हाँ, आईबीसी वाकई में एक बहुत बड़ा और कह सकती हूँ क्रांतिकारी बदलाव है भारतीय कानून में। ये पिछले कानूनों से कई मायनों में अलग है। पहला, इसका फोकस सिर्फ रिकवरी पर नहीं है बल्कि रिजोल्यूशन पर है, मतलब कंपनी को बचाने पर ज्यादा जोर है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई कंपनी या व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा तो एक टाइम बाउंड तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। कोशिश ये होती है कि कंपनी चलती रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे। अगर समाधान संभव ही नहीं है तभी लिक्विडेशन यानी कंपनी को बंद करके बेचने की नौबत आती है। दूसरा, ये क्रेडिटर ड्रिवन प्रोसेस है, खासकर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का रोल बहुत अहम है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें टाइमलाइन बहुत सख्त है। हाँ, ये टाइमलाइन वाली बात मैंने सुनी है। अच्छा, इसमें 2 तरह के क्रिएटर्स का जिक्र आता है, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। ये क्या है और प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? देखिए, मोटे तौर पर फाइनेंशियल क्रेडिटर वो हैं जिनका पैसा किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया गया है, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड है, जैसे बैंक जिन्होंने लोन दिया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो हैं जिनका पैसा किसी गुड्स या सर्विस के बदले बकाया है, जैसे माल सप्लाई करने वाले या एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी बकाया है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई कंपनी, जिसे यहाँ कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं, कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट करती है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी, इसे कोरोना के टाइम बढ़ाया गया था। तो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कंपनी खुद भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP शुरू करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। ये एप्लीकेशन कॉर्पोरेट्स के केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में जाती है और इंडिविजुअल्स और फर्म्स के लिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी DRT है। NCLT में एप्लीकेशन जाती है? हाँ। और फिर वो CIRP शुरू होती है? हाँ। इसकी टाइमलाइन क्या है? आपने कहा बहुत सख्त है। हाँ, बहुत सख्त। जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होती है, CIRP शुरू हो जाती है। इसे 180 दिनों में पूरा करना होता है। इसे सिर्फ एक बार एक्सेप्शनल केस में 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ओवरऑल लिमिट भी है 330 दिन। मतलब किसी भी हालत में सारे लीगल डिले वगैरह मिलाकर 330 दिन में CIRP पूरी हो जानी चाहिए। इस दौरान कंपनी का मैनेजमेंट सस्पेंड हो जाता है और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IP कंपनी को चलाता है। सारे फैसले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाती है, जिसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC कहते हैं। COC का काम होता है रिवाइवल प्लान्स को देखना और किसी एक प्लान को मंजूरी देना। और अगर कोई प्लान मंजूर नहीं हुआ 330 दिन में तो फिर कंपनी सीधे लिक्विडेशन में चली जाती है। मतलब कंपनी को बंद करके उसके एसेट्स बेचकर जो पैसा मिले उसे क्रेडिटर्स में बांटा जाता है। अच्छा, लिक्विडेशन में तो ये पैसा कैसे बढ़ता है? क्या सबको बराबर मिलता है या कोई प्रायोरिटी होती है? नहीं, बराबर नहीं मिलता। IBC का सेक्शन 53 इसका पूरा क्रम बताता है, जिसे वाटरफॉल मैकेनिज्म कहते हैं। एक प्राथमिकता तय है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन के खर्चे। दूसरे नंबर पर बराबर प्राथमिकता के साथ 2 लोग आते हैं, वर्कर्स का 24 महीने तक का बकाया और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी छोड़ दी है, मतलब वो सिक्योरिटी पर क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तीसरे नंबर पर आते हैं बाकी एम्प्लॉइज का 12 महीने तक का वेतन। चौथे नंबर पर आते हैं अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जैसे बैंक जिनका लोन अनसिक्योर्ड था। 5वें नंबर पर आती हैं सरकार की देनदारियां, जैसे 2 साल तक के टैक्स बकाए और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनका पैसा सिक्योरिटी बेचने के बाद भी बच गया हो। 6ठे पर आते हैं बाकी बचे हुए डेट्स और ड्यूज, और सबसे आखिर में आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक जरूरी बात, वर्कर्स का जो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और ग्रेचुइटी फंड होता है, वो लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा नहीं बनता, वो अलग से सुरक्षित रहता है। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, दिखाता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और वर्कर्स को प्राथमिकता दी गई है, सरकारी ड्यूज काफी नीचे है।
ये वाटरफॉल मैकेनिज्म काफी डिटेल्ड है। चलिए अब जल्दी से कुछ सपोर्टिंग कानूनों पर नजर डाल लेते हैं। एक है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। ये तो बहुत पुराना कानून है, आज इसका क्या काम है? हाँ, है तो पुराना पर आज भी बहुत काम का है, खासकर बैंकों के लिए। ये कानून बैंकों को एक सुविधा देता है। जब भी किसी कोर्ट केस में बैंक के खातों का रिकॉर्ड दिखाना होता है, तो इस एक्ट की वजह से बैंक को अपने ओरिजिनल बड़े बड़े लेजर्स या रजिस्टर कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने अकाउंट बुक्स की सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रमाणित प्रतिलिपि कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और कानूनन उसे उतना ही वैलिड माना जाता है जितना ओरिजिनल को। इससे अदालती कार्रवाई बहुत आसान और तेज हो जाती है। बस उस कॉपी पर एक बैंक ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ओरिजिनल एंट्री की सही कॉपी है और ये एंट्री बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में हुई है, वगैरह वगैरह। आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए भी इसमें प्रावधान है, उसके लिए अलग तरह का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अच्छा, यानी कोर्ट कचहरी के काम को आसान बनाता है ये। एक और जरूरी कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी परिसीमा अधिनियम। लोन रिकवरी में इसका क्या रोल है? इसका रोल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। देखिए, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की एक समय सीमा होती है। लिमिटेशन एक्ट यही समय सीमा तय करता है अलग अलग तरह के केस फाइल करने के लिए। जैसे बैंकों को अगर लोन रिकवरी के लिए केस करना है, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, डीआरटी में हो या सरफासी के तहत नोटिस देना हो, तो वो कार्रवाई आमतौर पर डिफॉल्ट होने के 3 साल के अंदर करनी होती है। अगर बैंक ये 3 साल की अवधि निकलने के बाद कोई एक्शन लेता है, तो उसका दावा टाइम बार्ड माना जाएगा, यानी समय सीमा समाप्त, और कोर्ट या ट्रिब्यूनल उस केस को खारिज कर देगा, भले ही सामने वाली पार्टी ने लिमिटेशन का मुद्दा उठाया हो या ना उठाया हो। ये कानून का मैंडेट है। 3 साल। तो क्या ये 3 साल की अवधि कभी बढ़ भी सकती है? मान लीजिए बोरोवर बीच में थोड़ी पेमेंट कर दे। हाँ, बिल्कुल। लिमिटेशन एक्ट में ही इसके प्रावधान हैं। 2 मुख्य तरीके हैं जिनसे लिमिटेशन पीरियड नए सिरे से शुरू हो सकता है, जिसे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। पहला, अगर बोरोवर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले लिखित में अपने ऊपर कर्ज होने की बात मान लेता है, इसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कहते हैं। दूसरा, अगर बोरोवर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले उस कर्ज के अकाउंट में कोई पेमेंट कर देता है, चाहे प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का। इन दोनों ही सूरतों में जिस तारीख को एक्नॉलेजमेंट दिया गया या पेमेंट की गई, उस तारीख से 3 साल का नया पीरियड शुरू हो जाता है। इसीलिए बैंक समय समय पर बोरोवर से बैलेंस कंफर्मेशन लेटर या एक्नॉलेजमेंट लेते रहते हैं। समझ गया। ये एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है बैंकों के लिए। अच्छा, आखिर में बहुत संक्षिप्त में टैक्स कानूनों पर बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, बैंकों और उनके ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ता है? बैंकों पर इनकम टैक्स एक्ट की कई जिम्मेदारियां आती हैं। सबसे आम जो ग्राहकों को पता होती है वो है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे अगर आपने बैंक में एफडी कराई है और उस पर ब्याज मिल रहा है, तो एक लिमिट से ज्यादा ब्याज होने पर बैंक टीडीएस काट कर ही आपको पेमेंट करेगा। इसी तरह बैंकों को अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देते हैं उस पर टीडीएस काटना होता है, या अगर बैंक किसी को किराया, कमीशन, प्रोफेशनल फीस वगैरह देता है तो उस पर भी टीडीएस की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कई ट्रांजैक्शंस के लिए पैन नंबर कोट करना या लेना अनिवार्य है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना या एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करना या एफडी बनाना वगैरह। ठीक है। और बाकी टैक्सेस सीटीटी या जीएसटी, इनका बैंकिंग से क्या लेना देना? सीटीटी यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये कुछ खास तरह के कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं उन पर लगता है। इसका बैंकिंग से सीधा संबंध शायद कम हो, लेकिन जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो अब लगभग हर चीज पर है। बैंकिंग सर्विसेज भी इसके दायरे में आती हैं। बैंक जो भी फीस या चार्जेस लेते हैं अपने ग्राहकों से, जैसे लोन प्रोसेसिंग फीस है, लॉकर का किराया है, फंड ट्रांसफर के चार्जेस हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाने की फीस है, इन सब पर जीएसटी लगता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो बैंक ग्राहक से वसूल कर सरकार को जमा कराते हैं। बहुत अच्छे। तो आज हमने बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनों पर एक गहरी नजर डाली। हमने शुरुआत की ग्राहक शिकायतों के निपटारे से, आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझा। फिर हमने एमएसएमईज के लिए बने एमएसएमईडी एक्ट और उनके पेमेंट प्रोटेक्शन की बात की। उसके बाद लोन रिकवरी के जो सख्त हथियार हैं, सारफेसी और आरडीबी एक्ट, डीआरटी, उनकी प्रक्रिया और बारीकियां जानी।
और फिर गेम चेंजर माना जाने वाला IBC 2016, उसके रेजोल्यूशन फोकस और वाटरफॉल मैकेनिज्म को देखा। साथ ही हमने बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और टैक्स के कुछ पहलुओं को भी छुआ। बिल्कुल। और इन सब कानूनों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि ये एक बहुत ही डायनामिक लीगल माहौल है। कानून लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि एक संतुलन बनाया जाए। एक तरफ बैंकिंग सिस्टम स्मूथली चले, बैंकों का यानी क्रेडिटर्स का हित सुरक्षित रहे, दूसरी तरफ ग्राहकों और बोरोवर्स के साथ भी उचित व्यवहार हो, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। CERCI जैसी चीजें पारदर्शिता लाने के लिए हैं, IBC जैसे कानून समाधान प्रक्रिया को कुशल और तेज बनाने के लिए। ये सब उसी संतुलन की तलाश के हिस्से हैं। सही कहा। और जैसा हमने देखा कि ये कानून लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भविष्य में टेक्नोलॉजीज, सोचिए जैसे डिजिटल करेंसी आ रही हैं, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, AI का फाइनेंस में रोल बढ़ रहा है, तो ये नई टेक्नोलॉजीज इन मौजूदा कानूनी ढांचों को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या हमारे आज के कानून इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, या हमें आने वाले समय में और बड़े कानूनी बदलाव देखने को मिलेंगे? और इसी से जुड़ा एक और सवाल सोचने लायक है। ये कानून कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनके उद्देश्य भी नेक है, पर जमीनी हकीकत क्या है? इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रभावी है? क्या ये वाकई अपने लक्ष्य हासिल कर पा रहे हैं, जैसे कि जल्दी न्याय मिलना, MSMEs का सच में विकास होना, या लोन का समाधान वाकई कुशलता से होना? कानून बनाना एक बात है, लेकिन उनका असरदार तरीके से लागू होना और समय समय पर ये जांचना कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं, ये शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर लगातार नजर रखनी होगी।